लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कहता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं जो क्या करती हैं, एक मैनेजर के बिहेवियर को गाइड करती हैं और हेल्प करती हैं उनके अंदर, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करती हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशंस, ये रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है, दीज आर जस्ट द जनरल गाइडलाइंस एंड दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद आता है हमारे पास व्हाट आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, that means these are pervasive in nature, that means they can be applied to all the types of organization irrespective of their size and nature। कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। सेकेंड थिंग कहते हैं जनरल गाइडलाइंस, कहते हैं जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं आर गाइडलाइंस टू द एक्शन, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जस्ट जनरल गाइडलाइंस हैं हाउ टू टेक द डिसीजन विच हेल्प्स इन टेकिंग द डिसीजन बट डज नॉट गिव द रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसकी फीचर दैट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च। कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं वो आफ्टर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट ही हुए हैं, वो रातों रात नहीं बन गए हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने लॉट ऑफ रिसर्च करके प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया है। फिर कहते हैं फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस, some changes can be made in application of principles according to the requirement of a company। कहता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, these are flexible in nature because it can be applied differently under the different conditions। कहता है मेनली बिहेवियरल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। कहते हैं दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं वो किस लिए हैं, ताकि सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स एंड मेंबर्स हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हो पाए, क्रिस्टल क्लियर हो पाए। बिकॉज जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये किससे डील करते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर से ही डील करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, दैट मींस दीज प्रिंसिपल टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन व्हाट माइट विल बी द इफेक्ट, लाइक इफ द डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल इज फॉलोड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट, एंड इफ द डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट फॉलोड देन व्हाट विल बी द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल। फिर कहते हैं कंटीजेंट, कंटीजेंट दैट मींस कहते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर कंटीजेंट हैं और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवलिंग इन दस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी करंट जो पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट कहता है प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू द रियलिटी, कि जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हैं, चाहे वो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, दीज एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इंप्रूव करते हैं नॉलेज को, एबिलिटी को एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरल सिचुएशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सिस्टमैटिकली वर्क को करते हैं एंड सिस्टमैटिकली वर्क को जब करेंगे उससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। फिर साइंटिफिक डिसीजन, कहता है मैनेजर हैव टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। कहता है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करते हैं क्या करने में, साइंटिफिक डिसीजन लेने में। साइंटिफिक डिसीजंस बोले तो बैलेंस डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करता है। कहता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, कहते हैं एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारी हेल्प करते हैं टू चेंज अकॉर्डिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं एक्ट एज अ गाइडलाइंस
and base to form various administrative policy to have a systematic working in the organization. It helps in fulfilling the social responsibilities कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं. फिर कहता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो गए हमारी ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं, एजुकेशन के अंदर, रिसर्च वर्क के अंदर जो बेसिकली हम लोग जो कहे हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को समझते हैं. फिर आते हैं हमारे पास दो तरीके के हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर, दैट मींस फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हम लोगों को हर एक वर्क को सिस्टमेटिकली हम लोगों को एनालिसिस करना है, हम लोगों को रूल ऑफ थंब को अप्रोच नहीं करना है, पुराने मेथड्स को हम लोगों को नहीं यूज करना है, हर चीज को साइंटिफिकली प्लान करके हम लोगों को एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है जिससे हमारी एफिशिएंसी एनहांस होगी. कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड. टेलर बिलीव करता है कि ओनली वन बेस्ट मेथड है टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क, स्टडी एंड एनालिसिस. सेकंड प्रिंसिपल है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. अब यहां इस प्रिंसिपल में टेलर क्या कहता है कि वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन अ हार्मोनी दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. टेलर ने इंसिस्ट किया दैट देयर इज अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर. He insists on mental evolution. Mental evolution means complete change of attitude and outlook for each other, कि both need each other. तो harmony not discord, cooperation नहीं बीच में टूटना चाहिए. फिर cooperation not individualism. According to this principle is just an extension of harmony not discord. According to this principle, Taylor क्या कहता है? Work must be carried on in cooperation with each other, with mutual understanding and confidence for each other. To have cooperation, तो कहता है manager should welcome good suggestion of employee and they should be rewarded for the suggestion. At the same time, workers should not go on strike and make unreasonable demands. इसको नहीं करनी चाहिए. तो cooperation not individualism आता है यहाँ पे. फिर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. टेलर इंसिस्ट करता है ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय. जब हम एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तब ध्यान रखना चाहिए, और सिलेक्ट करने के बाद भी कहता है दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट दियर नॉलेज. उसकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए टाइम टू टाइम उन्हें जो क्या है ट्रेनिंग भी देनी चाहिए. So these are the basically 4 principles of scientific management. First one, that is a science not rule of thumb. Second, harmony not discord. Third, cooperation not individualism. And fourth one, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. उसके बाद आती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेक्निक्स की बात करें तो टेलर ने 7 to 8 टेक्निक्स दी हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टेक्निक हमारी है फंक्शनल फॉर्मैनशिप. फंक्शनल फॉर्मैनशिप की बात करें, फंक्शनल फॉर्मैनशिप इज जस्ट एन अपोजिट टू द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल. टेलर एडवोकेट करता है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटर फंक्शन. कहते हैं अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. और दोनों के अंदर ही 4 इनके अंदर पर्सनल्स है मेनली. प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 आ जाते हैं. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो बेसिकली क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है. लाइक इसको आप लोग याद रख सकते हैं ITR डर. आई से इंस्ट्रक्शन कार्ड जो इंस्ट्रक्शन का देता है. टी से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम एंड कॉस्ट जो डिसाइड करता है हर शीट के लिए उसकी कॉस्ट शीट बनाता है. उसके IT हो गया. आर से क्या हो गया, रूट क्लर्क जो क्या करता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिसाइड करता है. डी से डिसिप्लिनरियन जो चेक करता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो परफॉर्मेंस है जॉब वो ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे में हो. ये तो ITR डर को हम लोग इसे याद कर सकते हैं, प्लानिंग इंचार्ज. और सेकंड हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज. प्रोडक्शन इंचार्ज को हम लोग याद कर सकते हैं गैंग स्पीड में भाग रही थी क्योंकि उनकी रिपेयर होने वाली थी किससे, इंस्पेक्टर से. तो गैंग बॉस का बेसिकली क्या काम है कि जितनी भी मशीन्स उनको अरेंज करना, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब सो दैट देयर इज नो डिले. कि काम के लिए जितनी भी मशीन्स टूल्स वगैरह चाहिए उनको अवेलेबल करवा के रखे. स्पीड बॉस का मतलब मेन काम क्या है कि वो एश्योर करता है कि टाइमली हमारा काम कंप्लीट होता रहे. रिपेयर बॉस का बेसिकली क्या काम है कि जितनी भी मशीन्स हैं टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशंस के अंदर रहे, प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह उनकी होती है. और इंस्पेक्टर का क्या काम है, इंस्पेक्टर जो क्या है बेसिकली चेक करता है क्वालिटी कंट्रोल को चेक करता है आउटपुट की.
तो कहता है फोरमैन शुड हैव इंटेलिजेंस, एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड एनर्जी, ऑनेस्टी एंड गुड हेल्थ, सिंस ऑल दिस क्वालिटी कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन। इसीलिए अलग अलग जो क्या हम लोग ने जो क्या 8 बॉसेस जो क्या कहते हैं वर्कर्स को क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड। कहता है स्टैंडर्ड सेट कर दो, बेंचमार्क सेट कर दो बिजनेस के। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल को स्टैंडर्ड कर दो, टाइम को, प्रोडक्ट को, मशीनरी, मेथड और वर्किंग कंडीशन। कहता है इट इज जस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कि आज हम लोग जो है स्पेयर पार्ट्स इजिली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, बाइक का कोई सामान खराब हो जाता है हम लोग उसको इजिली चेंज कर पाते हैं, बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन है, हर एक सेम प्रोडक्ट उसके अंदर जो क्या है यूज होता है। एंड सिंप्लीफिकेशन बेसिकली क्या है, सिंप्लीफिकेशन एम्स एट कहता है एलिमिनेटिंग द सुपरफ्लोस वैरायटी, जितनी भी सुपरफ्लोस वैरायटी हैं उनको एलिमिनेट करना, साइज को, ग्रेड्स को ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ सिंप्लीफिकेशन। फिर आते हैं हमारे पास मेथड स्टडी। मेथड स्टडी बेसिकली क्या है, कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मेथड स्टडी क्या कहता है, एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करो जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, मिनिमाइज होगी और हमारी क्वालिटी जो क्या है वो मैक्सिमाइज होगी। फिर कहता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बेसिकली किससे रिलेट करता है कि जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन, जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो। फिर आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा उसको डिसाइड करता है। फटीग स्टडी। फटीग स्टडी बेसिकली रिलेट करती है रेस्ट इंटरवल से, कि एक एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द वर्क जो क्या है कितना रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए, वो उस फटीग स्टडी के अंदर आता है। एंड लास्ट है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है एफिशिएंट वर्कर को एंड इनएफिशिएंट वर्कर को। टेलर ने इंट्रोड्यूस किया रेट ऑफ वेज पेमेंट फॉर दोज who perform above standard and those who perform below standard। जो above standard करेंगे उनको हाई रेट से हम लोग पे करेंगे, जो below standard करेंगे उनको हम लोग लो पे से जो क्या है, लो वेज रेट से हम लोग जो क्या है या लो पर प्रोडक्ट से हम लोग उनको जो क्या है वेजेस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ताकि डिफरेंस, ताकि जो एफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट हो सके और जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी मोटिवेट हो सके और फुल का एनर्जी से काम करें और स्टैंडर्ड्स को जो क्या है वो अटेन करें। फिर आते हैं हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्यूल का फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है, दैट इज अ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर हेनरी फ्यूल क्या कहता है, एज फार एज पॉसिबल कहता है जितना भी वर्क है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक पार्ट को क्या करो, एक इंडिविजुअल को असाइन करो, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क को क्या करो, असाइन करो। क्योंकि एक काम को जब वो बार बार उस काम को वो करेगा बाय डूइंग सेम टास्क अगेन एंड अगेन, तो उसमें उसकी क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि डिवीजन ऑफ वर्क अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे, तो कहते हैं एक तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, पता ही है। सेकंड थिंग हमारी एफिशिएंसी एनहांस होगी, क्योंकि एक काम जब बार बार करेंगे तो हम लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, कम से कम वेस्टेज होगी, एफिशिएंसी हमारी एनहांस होगी। बट कहता है इफ वी आर नॉट फॉलोइंग द डिवीजन ऑफ वर्क देन क्या होगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नहीं आएगी, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा क्योंकि वर्क को हमने डिवाइड नहीं किया। सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। कहता है अथॉरिटी का मीन मतलब क्या है, अथॉरिटी मींस द पावर टू टेक द डिसीजन एंड रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या आता है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। According to this principle, there should be a balance between the authority and the responsibility. There should be no mismatch between the authority and the responsibility. अगर अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसका मिसयूज के चांस ज्यादा रहेंगे, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी अथॉरिटी से तो उससे क्या हो जाएगा, वो अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर ये बैलेंस होगा तो कोई मिसयूज नहीं होगा अथॉरिटी का, इससे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी विदाउट एनी डिले। लेकिन अगर हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होने के चांस है। अगर एक्सेस ऑफ अथॉरिटी है, ओवर बर्डन हो सकता है वर्क का अगर एक्सेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाए। फिर कहता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या कहता है, दिस मीन्स रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन क्या कहता है कि वट एवर द रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट मस्ट बी फॉलोड बाय बॉस, सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट। अगर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को अप्लाई करते हैं तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट निकल के आएंगे, एक तो सिस्टमैटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स अगर बात करें, अगर नहीं करते हैं डिसिप्लिन को अप्लाई तो डिसऑर्डर होगा, कंफ्यूजन होगा, वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का, इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन वर्क डिले हो जाएगा क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है।
यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, अ सबऑर्डिनेट शुड नॉट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस एट अ टाइम। ये क्या कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, वन एम्प्लॉय वन बॉस, कि एक एम्प्लॉय का एक टाइम पे एक ही बॉस होना चाहिए जिससे उसको ऑर्डर रिसीव होंगे एंड वो उसी के लिए आंसरेबल होगा। अगर कहता है ऐसा होता है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी सबऑर्डिनेट के माइंड में, कोई ईगो क्लैशेस नहीं रहेंगी बॉसेस के अंदर, और एफिशिएंसी जो क्या है, इफेक्टिवनेस आएगा वर्किंग के अंदर, काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या रहेंगे, कहता है एक तो एम्प्लॉइज के माइंड में कंफ्यूजन रहेगी, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। सुबॉर्डिनेट विल गेट अ चांस टू गेट एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग द एक्सक्यूजेस। वो क्या कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की छोड़ सकते हैं, हम तो उस सर का काम करने लग गए थे, हम ये करने लग गए थे, हम उस सर का कहना मान लिया था। ईगो क्लैशेस अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स, सुपीरियर्स के बीच में ईगो क्लैशेस आ जाएंगे। फिर आता है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, वन हेड वन प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कहता है ईच ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव द वन हेड एंड वन प्लान। अगर ऐसा होता है उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल इजिली अचीव हो जाएंगे। एफर्ट ऑल ऑल एम्प्लॉय गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। और अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होंगे, ग्रुप गोल्स हमारे जो के हैं वो डिफिकल्टी होगी उसको अचीव करने में। सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लोगों को किसको प्रायोरिटी देनी है, हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो के हैं, मान लो आपके फादर हैं, आप परचेज मैनेजर हैं और आपके फादर जो क्या है रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, आपके फादर रॉ मटेरियल महंगा आपको सप्लाई कर रहे हैं सेम क्वालिटी का और मार्केट से आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप लोग अपने फादर से ना कि आप कहां से लोगे, आप मार्केट से सामान परचेज करोगे, बिकॉज यू शुड गिव द प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट रेदर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो कहते हैं अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाएंगे एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर। और अगर नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे और इवन एम्प्लॉय विल सफर इन अ लॉन्ग रन, एम्प्लॉय को भी लॉन्ग रन में सफर करना पड़ेगा। फिर कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रेम्यूनरेशन पे करते हैं हम लोग एम्प्लॉयज को शुड बी जस्ट एंड फेयर। रेम्यूनरेशन पेड टू एम्प्लॉय शुड प्रोवाइड देम रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इंप्रूव्स होंगी। और अगर रेम्यूनरेशन अगर प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय छोड़कर चला जाएगा, डिससेटिस्फाई होगा, डिमोटिवेशन हो जाए, डिमोटिवेट हो जाएगा एम्प्लॉय हमारा। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, जब सारी की सारी पावर टॉप लेवल के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, जब सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, देयर शुड बी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो रहा, ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, देयर शुड बी अ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो टॉप लेवल के पास है एंड रेस्ट ऑफ द डिसीजन जो के है वो लो लेवल तक हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या इंपैक्ट रहता है, तो बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कैन बी अचीव्ड। फास्ट डिसीजन हो सकते हैं ऑपरेशन लेवल पे एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल रह सकता है टॉप लेवल से। लेकिन अगर हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो कहता है अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो डिसीजन डिले हो जाएंगे, और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो दैट विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होने का चांस है। फिर नाइन्थ है स्केलर चेन। स्केलर चेन बेसिकली क्या कहता है, इट इज अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट अथॉरिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस इज अ फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन दैट शुड बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्या है यही चेन जो क्या फॉलो होनी चाहिए। But there is an exception of the scalar chain, that is a gangplank। कहता है in case of emergency employees working at same level but at different departments can communicate with each other। वापस में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, but किसमें, only in case of a emergency के अंदर। if we are following the principle of scalar chain what will be the positive impact, तो कहता है systematic flow of information, कोई communication gap नहीं आएगा। लेकिन अगर scalar chain को follow नहीं करते हैं तो communication gap रहेगा, no clarity in authority and responsibility relationship clear नहीं रहेंगे। principle of order, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे किसी को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करना नहीं है, ये करके आओ वो करके आओ। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए दो टाइप्स के ऑर्डर हैं, एक सोशल ऑर्डर एंड मटेरियल ऑर्डर। मैंने आपको याद करवाया हुआ पहले, अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन ऑन इट्स अपॉइंटेड प्लेस एंड
प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स अपॉइंटेड प्लेस। जो एवरीवन यूज हुआ है वो सोशल ऑर्डर के लिए यूज हुआ है, एम्प्लॉइज के लिए यूज हो रहा है, और जो एवरीथिंग यूज हुआ है वो मटेरियल ऑर्डर के लिए यूज हो रहा है। तो कहता है इफ वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तो इससे क्या होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा मटेरियल सर्च करने में या किसी मैन को सर्च करने में, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की। और कहता है अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है किसी भी चीज का या किसी भी पर्सन के लिए, तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी होगा। किस लिए? लोगों को ढूंढते रहो, मटेरियल को ढूंढते रहो। नो एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट राइट टाइम, राइट टाइम पे आप पीपल को कॉन्टेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, मैनेजर शुड ट्रीट ऑल द एम्प्लॉई इन जस्ट एंड फेयर मैनर। कहता है किसी भी ग्राउंड पे हम लोगों को एम्प्लॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और अगर हम एम्प्लॉयज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इक्विटी लेके आएंगे, दैट मींस एम्प्लॉयज सेटिस्फाई होंगे, मोटिवेट होंगे, उनका मोरल जो क्या है बूस्टअप होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयज को इक्विटी नहीं देंगे, इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई होंगे, इंक्रीज इन टर्नओवर, छोड़ के चले जाएंगे जैसे उनको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अनहेल्थी रिलेशन हो जाएंगे सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एम्प्लॉय शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर मिनिमम फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे हमने एक एम्प्लॉय को रख लिया, उसको बार बार फ्रीक्वेंट उसका ट्रांसफर, रिमूवल, शिफ्टिंग हम लोगों को नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे, लॉन्ग टाइम तक बचा के रखेंगे, तो टर्नओवर हमारी क्या होगी, इससे जो क्या है रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, इंप्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय, टाइम एंड रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, लर्निंग द न्यू जॉब, फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज हो जाएगा। थर्ड, इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्कर शुड बी एनकरेज टू गिव हिज और हर सजेशन, कि कंपनी शुड ऑलवेज रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर अ गुड सजेशन। तो इससे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या, अगर एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेते हैं तो डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे वर सेट अप विद देयर कंसल्टेशन। नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहेंगे, एम्प्लॉय विल नॉट वर्क द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, डिमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉय हो जाएगा अगर इनिशिएटिव हम लोग नहीं उसको दे रहे हैं। एस्पिरिट द कॉप्स, एस्पिरिट द कॉप बात करिए, ये प्रिंसिपल किसकी बात करता है, टीम स्पिरिट की बात करता है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट इन ऑर्गेनाइजेशन। आई को रिप्लेस करता है किसके साथ, वुई के साथ। और अगर हम लोग कहते हैं टीम स्पिरिट से काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, एस्पिरिट द कॉप प्रिंसिपल डेवलप टीम स्पिरिट, ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो टीम गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल। सो दीज आर बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के। कौन कौन से, डिवीजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employee, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personnel, initiative and spirit the corps. I hope आपको सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। इन शॉर्ट लेक्चर, इन 20 to 25 मिनट्स लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर अप करवाने के लिए सब कुछ करवा दिया है। फिर भी अगर कुछ पेंडिंग है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।